बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी पुस्तिका का 7वां अध्याय जिसका नाम है नगर प्रशासन। इससे पूर्व के अध्याय में हमने ग्रामीण प्रशासन से संबंधित बातें की थी। इस अध्याय के तहत हम पूर्व का जो भाग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने जाना कि नगर प्रशासन के तहत नगर निगम कार्य करती है, बड़े शहरों में जिसे नगर निगम कहा जाता है, और जो छोटे शहर होते हैं, कस्बे होते हैं, उनमें इसको नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। और हमने नगर निगम या नगर पालिका के कार्यों के बारे में अध्ययन किया कि पूरे शहर के लिए नगर पालिका कौन कौन से कार्य करती है, जिनका हम पहले वाले भाग में जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा भाग है बच्चों, भाग 2, इसके तहत हम जो नगर निगम है उसके गठन की बात करेंगे, यानी कि नगर निगम में कौन लोग होते हैं और उन लोगों को किस तरीके से चुना जाता है और वह कौन कौन से कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नगर निगम के गठन के लिए ये फ्लो चार्ट देखते हैं। इस पूरे फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि किसी भी शहर के अंदर जो नगर निगम कार्य कर रही है उसमें कौन कौन सी भाग होते हैं, कौन कौन लोग होते हैं। यहाँ आप जो फ्लो चार्ट में देख रहे हैं नगर निगम, इसके तहत बच्चों सबसे पहले तो होते हैं वार्ड। अब वार्ड क्या होते हैं, यानी हमारा जो इतना बड़ा शहर होता है उस शहर के हर एक कॉलोनी को, हर एक क्षेत्र को कुछ वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है, यानी कुछ छोटे छोटे जो टुकड़े कर दिए जाते हैं जहाँ के जो वार्ड में जो लोग आते हैं वो अपने वार्ड के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब वो जिम्मेदार कैसे होते हैं, ये जितने भी वार्ड बनाए जाते हैं उन वार्डों में से वो चुनाव के माध्यम से वोट डालकर अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। वो प्रतिनिधि उस पूरे वार्ड के लिए जिम्मेदार होता है, उसे कहा जाता है वार्ड पार्षद। क्या कहा जाता है, वार्ड पार्षद। याद कीजिए जब हमने पंचायत की बात की थी तो हमने देखा था कि गांव भी वार्डों में विभाजित थे और उनको हम वार्ड पंच कहते थे, लेकिन शहर में नगर निगम में जो वार्ड का प्रतिनिधि होता है उसे वार्ड पंच न कह के क्या कहा जाता है, वार्ड पार्षद, यानी कि पार्षद के नाम से ये व्यक्ति जाने जाते हैं। अब जितने भी वार्ड होंगे उतने पार्षद चुने जाएंगे जनता के द्वारा। जनता कैसे चुनती है ये हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि जैसे जो भी वयस्क व्यक्ति होता है, यानी जिसकी 18 वर्ष की उम्र हो चुकी है या उससे अधिक उम्र का है, जिसने अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लिया है, वह व्यक्ति वोट करता है यानी मतदान करता है, और फिर उस मतदान में जो व्यक्ति विजयी होता है वह वार्ड का नेता कहलाता है, जिसे हम वार्ड पार्षद कहते हैं। अब बच्चों नगर निगम में ऐसे काफी सारे पार्षद चुने जाते हैं। ये सभी पार्षद एक समूह के रूप में नगर निगम के लिए कार्य करते हैं। अब नगर निगम का एक अध्यक्ष भी होता है जिसे हम चेयरमैन भी कह सकते हैं, या फिर उसे महापौर कह सकते हैं, या फिर उसे हम मेयर कह सकते हैं। ये अलग अलग नाम है बच्चों, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि नगर निगम के जो मुखिया होता है, जैसे हमने देखा था कि पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, उसी तरीके से नगर निगम का मुखिया होता है, उसे या तो नगर निगम अध्यक्ष कहा जाता है, या चेयरमैन कह देते हैं, या महापौर या मेयर कहा जाता है। लेकिन बच्चों इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ग्रामीण प्रशासन में जो पंचायत का मुखिया होता था, सरपंच, उसको प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता था। लेकिन यहाँ पर जो मेयर है या जो भी नगर निगम का अध्यक्ष है उसको जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती, बल्कि उसके लिए जो वार्ड पार्षद होते हैं वो अपने में से ही किसी एक नेता को अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है, यानी कि पार्षद ही अपने अध्यक्ष को, चेयरमैन को नियुक्त करते हैं, उसका चयन करते हैं। तो इस तरीके से अगर ये प्रश्न पूछा जाए, मान लो कि पंचायत के अध्यक्ष में, पंचायत के मुखिया में और नगर निगम के मुखिया के चयन में क्या अंतर है, तो हमें उत्तर में यही लिखना है कि जो पंचायत का मुखिया होता है उसे सरपंच कहते हैं, जिसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके करती है, जबकि नगर निगम का जो मुखिया होता है उसे मेयर या फिर महापौर कहा जाता है, और इसका चुनाव वार्ड पार्षदों के द्वारा किया जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाता है। जनता वार्ड पार्षद को चुनती है, फिर वार्ड पार्षद अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। ये तो हो गया एक तरीके से नगर निगम का जो भी राजनीतिक ढांचा। अब बच्चों जितने भी ये वार्ड के लोग होते हैं,
अपने अपने वार्ड के लिए वार्ड पार्षद कार्य करता है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो पूरे शहर के लिए होते हैं। मान लो वार्ड के लिए वार्ड की सफाई करनी है, अपनी कॉलोनी की सफाई करनी है, तो उसके लिए वार्ड पार्षद कार्य करेंगे। लेकिन जैसे मान लो पानी की व्यवस्था है, पूरे शहर के लिए टंकियां बनानी है, तो ऐसे कई कार्य होते हैं जो किसी वार्ड के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए किए जाते हैं। तो उन कार्यों के लिए फिर कुछ समितियां बनाई जाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पार्षद समितियां कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो सदस्य होते हैं वो पार्षदों में से ही नियुक्त किए जाते हैं। या लो मान लिया 2 या 4 पार्षद मिलके किसी समिति का अध्यक्षता कर रहे हैं और वो फिर उसी कार्य को करेंगे जिस कार्य के लिए वो समिति का गठन किया गया है। तो ये समितियां अलग अलग कार्यों के लिए चुनी जाती हैं, अलग अलग कार्यों के लिए बनाई जाती हैं। जैसे मान लो सफाई समिति बना दी गई, जिसका कार्य क्या होगा, पूरे शहर की सफाई व्यवस्था को देखना। जितने भी कार्य किए जाएंगे, जो भी कर्मचारी लगाए जाएंगे, वो इस समिति के अंतर्गत होंगे, यानी कि ये समिति उन पर निगरानी रखेगी और पूरी व्यवस्था को सुचारू करेगी, ठीक है। इसी तरीके से मान लो शिक्षा समिति बना दी गई। शिक्षा समिति का कार्य क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि वह नगर निगम के तहत जितने भी शिक्षा के कार्य हो रहे हैं, यानी कि जो भी विद्यालय खुल रहे हैं या जो भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं शिक्षा के लिए, उनके बारे में वो ध्यान रखेगी, उनकी निगरानी रखेगी, उनको सुविधाएं प्रदान करेगी। इसी तरीके से मान लो नियोजन समिति बना दी जाए। नियोजन समिति का, नियोजन का मतलब योजना बनाना, यानी कि इस समिति का कार्य होगा कि नगर निगम के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे उनकी योजना बनाने का कार्य। ऐसे ही और भी कोई कार्य हो मान लो, तो उन जैसे निर्माण समिति बना दी, जिसने जो कार्य करेगी पूरे शहर में जो भी निर्माण कार्य होंगे, जो भी स्थल बनाए जाएंगे, भवन बनाए जाएंगे, पार्क बनाए जाएंगे, नालियां बनाई जाएंगी, जितना भी निर्माण कार्य हो रहा है वो इस समिति, निर्माण समिति के अंतर्गत कार्य करेगी। ऐसे ही हर कार्य के लिए, जो भी कार्य पूरे शहर के लिए होता है, बहुत बड़ी स्तर पर जिसको किया जाता है, उसके लिए हमारे नगर निगम में नगर समितियों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब बच्चों, ये जो नगर निगम की ये जो समितियां बनती हैं, जिनको हम पार्षद समितियां कहते हैं, इनमें 4 से 5 या 6 जितने भी सदस्य हो सकते हैं। और वो सदस्य होते कौन है, वार्ड के जो पार्षद होते हैं वो ही सदस्य होते हैं। और इनका जो पूरे का देखरेख करता है वो पूरे नगर निगम का जो चेयरमैन होता है वो करता है। तो इस तरीके से हमारे पूरे शहर के अंतर्गत कार्य किया जाता है। आपको समझ में आ रहा है? अब हम बात कर लेते हैं, ये तो पूरी बात हो गई कि जनता ने पार्षदों को चुना, पार्षदों ने हमारे चेयरमैन को चुना, जो भी नगर पालिका है नगर निगम के। लेकिन इसके अलावा भी बच्चों कुछ अधिकारी होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो हमारे शहर के लिए पूरा प्रबंधन देखते हैं। उन्हें कहते हैं, हमारे शहर के लिए जो कार्य करते हैं उन्हें कमिश्नर कहते हैं। अपने अपने जो भी शहर होंगे उनके लिए एक एक कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है, और जिसे जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसे जनता नहीं चुनती है बच्चों, ये ध्यान रखना है। ये जो कर्मचारी होते हैं, प्रशासनिक कर्मचारी, ये सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, यानी कि सरकार इनको नियुक्त करती है। सरकार इनको नियुक्त करती है, यानी कि ये जितने भी कर्मचारी होंगे, जिसमें कमिश्नर है, जो भी प्रशासनिक कोई ऐसा अधिकारी है जो नगर निगम के हर क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है। जैसे मान लो सफाई आयुक्त है, जो सफाई की चीज़ें देख रहा है, यानी कि सफाई जो समिति बनाई गई है वो सही प्रकार से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ऐसे जो भी कार्य होते हैं वो फिर देखने का कार्य करते हैं आयुक्त। जो भी आयुक्त चुने जाते हैं, सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और पूरे जिले के लिए जो अधिकारी कार्य करता है उसको हम जिला कमिश्नर कहते हैं, सॉरी, जो भी नगर निगम कमिश्नर कहते हैं, जो भी शहर के लिए होता है, और प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं। तो बच्चों, ये पूरा एक ढांचा होता है जो हमारे नगर निगम में चुना जाता है। कुछ लोग जनता के द्वारा चुने जाते हैं, कुछ सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और ये सभी लोग मिलकर, ये पूरा समूह मिलकर हमारे पूरे शहर के प्रशासन को चलाता है, पूरे शहर के जितने भी कार्य होते हैं उनको करते हैं। अब हम ये देखते हैं बच्चों कि ये कार्य होते कौन कौन से हैं और किस तरीके से इनको किया जाता है। व्यवस्थित रूप से करने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं इनकी सहभागिता निभाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से कार्य किया जाता है। एक बार इसको हम दोबारा से अध्ययन कर लेते हैं ताकि आप लिखित में भी इस चीज को समझ जाएं और अपनी नोटबुक में इसको लिख लें। देखो बच्चों, शहर अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। शहर को हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है।
नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर के को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णयों के लिए पार्षद समूह के द्वारा समितियां बनाई जाती हैं, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, पार्षद समितियां कहते हैं। पार्षद मिलकर विभिन्न समितियां बनाते हैं जो मुद्दों पर, अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। जैसे किसी बस स्टैंड को बेहतर बनाने के लिए निर्णय लिया जाए। मान लो शहर का कोई ऐसा बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, जहां पर बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है, सफाई अच्छे तरीके से नहीं हो रही, बसों का जो बसें लगाई जा रही हैं वो ढंग से नहीं लगा रही, बसों का कोई समय ही नहीं है, लोग आपस में आ रहे जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि कौन सी बस कहां पर जाएगी। तो ऐसी मान लो कोई अव्यवस्था है, तो उसकी व्यवस्था करने का कार्य क्या किसका होगा, ये जो पार्षद समितियां होती हैं, पार्षदों के समूह होते हैं, वो ये कार्य करेंगे। अगर हम बात कर लें किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार की, मान लो सब्जी मंडी का है, आपने देखा होगा, जो शहर में रह रहे हैं बच्चे उन्होंने देखा होगा कि जो सब्जी मंडी वाला क्षेत्र होता है या ऐसा कोई क्षेत्र होता है जहाँ पर खरीदने के जो सामान होते हैं, बहुत बड़ा बाजार होता है, तो कई बार हटवाड़े लगते हैं शहरों में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर व्यवस्था पूरी बिगड़ जाती है। जो भी वाहन चलते हैं, आने जाने वालों की व्यवस्था बिगड़ जाती है। साथ में वहां पर जो सामान बेच रहे होते हैं, जो भी व्यापारी होते हैं, वो अपनी अपनी दुकानें लगाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि भीड़ भाड़ को व्यवस्थित करने के लिए भी नगर निगम कार्य करती है। और जो भी ऐसा दिन होता है जिस दिन हटवाड़ा लगाया जाता है, उस दिन फिर विशेष ध्यान रखा जाता है, विशेष व्यवस्था की जाती है। ट्रैफिक पुलिस भी उसमें कार्य करती है, अन्य पुलिस वाले भी उस व्यवस्था को बनाने के लिए करते हैं। तो ये सभी लोग किसके द्वारा इनको सूचना प्रदान की जाती है, किसके द्वारा इनको आदेश दिया जाता है, वो दिया जाता है नगर निगम के जो भी पार्षद होते हैं उनके माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा सफाई की जाती है, यानी कि सफाई कार्य जब भी शहर में कोई ऐसी जगह होती है, ऐसा कोई समारोह होता है, तो उस समारोह के दौरान पहले से ही पूरे शहर की सफाई व्यवस्था की जाती है। तो इसके लिए भी अलग अलग पार्षद समितियों का गठन किया जाता है और फिर वो समितियां ही कार्य करती हैं। अब हम ये देख लेते हैं, शहर के मुख्य नालों की सफाई की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ये भी देख लेते हैं, शहर के नालों की सफाई की जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है, सड़क पर रोशनी की व्यवस्था की जाती है, यानी कि जो भी हमारी रोड लाइटें होती हैं वो लगाने के लिए भी पार्षद इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अब बात ये होती है कि बच्चों, कई बार समितियां छोटे स्तर पर कार्य करती हैं, लेकिन पूरे वर्ष भर के लिए, या हम कहें कि पूरे वर्ष भर के लिए कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो विशेष होते हैं, तो उनके लिए फिर समितियों का गठन नहीं करके विभाग ही बना दिए जाते हैं, अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं। क्यों? आपको ये ध्यान रखना है कि समितियों में और विभाग में यही अंतर होता है कि जो पार्षद समितियां बनाई जाती हैं वो कुछ समय के लिए कार्य करती हैं, लेकिन विभाग एक निश्चित रूप से बना दिया जाता है, वो पूरे साल भर के लिए कार्य करता है। तो उसको भी हम अलग अलग कार्य प्रदान करते हैं और उस विभाग के लिए अलग अलग व्यक्तियों को चुन लिया जाता है और फिर जो भी कार्य उस विभाग को दिया जाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी वह विभाग के सदस्य निभाते हैं, ठीक है। यानी जैसे हम देख लेते हैं कि मान लो शहर के लिए साफ सफाई के लिए एक विभाग बना दिया गया जो सफाई की व्यवस्था करेगा, तो उसे हम सफाई विभाग कहेंगे। जो शहर की साफ सफाई के लिए सारी व्यवस्थाएं करेगा, जैसे कूड़ा करकट उठाने के लिए जो जिम्मेदारी होगी, आप कैसे कूड़ा करकट उठा रहे हो अपने अपनी कॉलोनियों में से, तो उसके लिए या तो वहां पे डस्टबिन रखा जाएगा, यानी कि कचरा पात्र रखा जाएगा, उस कचरे पात्र के कचरे को सही तरीके से उठाकर और उसको शहर से बाहर डाला जाएगा। या फिर मान लो गाड़ियों की व्यवस्था की जाए जिसके अंदर लोग अपना घर का कचरा डाल दें और वो गाड़ियां शहर से बाहर कचरा ले जाएं। ऐसी कोई भी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी इस विभाग की होगी जो कि सफाई विभाग है। इसी तरीके से मान लो और भी विभाग बना दिए जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग बना दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के नाम से आपको क्या पता चलेगा कि स्वास्थ्य विभाग कौन कौन से कार्य करेगा, यानी कि शहर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो भी कार्य होंगे वो स्वास्थ्य विभाग करेगा। इसके लिए मान लो हम कहें कि हमारे शहर में कोई बहुत बड़ी बीमारी फैल गई हो,
मान लो हैजा फैल गया हो, पानी से बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, पूरे शहर में हैजा फैल रहा है, उल्टी दस्त हो रहे हैं सभी लोगों को, तो ऐसे में क्या होगा कि जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी होंगे वो विशेष व्यवस्था करेंगे उस हैजे की बीमारी को या जो भी अन्य बीमारी फैल रही है उसको रोकने के लिए टीमें लगाई जाएंगी। जो टीम होंगी वो स्वास्थ्य विभाग से आएंगी और फिर वो घर घर में जाकर या फिर एक जगह पर अपनी जो भी दुकान लगाकर या वहाँ पर लोग आएंगे तो उनको अलग अलग लोगों की जांच करके उस बीमारी को रोकथाम के लिए कार्य करेंगी। ठीक है, और इसके लिए फिर क्या किए जाएंगे, दवाखाने खोले जाते हैं, अलग अलग जगह पे हर कॉलोनी के अंतर्गत दवाखाने खोले जाते हैं ताकि लोगों को अपनी जो भी समस्या होती हैं वो उसका निदान हो सके। तो इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग कार्य करता है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सारी जिम्मेदारी उठाना उसी की जिम्मेदारी होती है, जैसे बीमारियों की रोकथाम या फिर टीकाकरण करना, जो भी कार्य। इसी तरीके से बच्चों शिक्षा विभाग भी हो सकता है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नगर निगम में जो शिक्षा विभाग के तहत जो विद्यालय आते हैं, ये जरूरी नहीं है कि शहर के अंदर जो सारे विद्यालय हों, सरकारी विद्यालय, वो नगर निगम के अधीन हो। ऐसा नहीं होता है। शिक्षा विभाग उनको जो हमारा राज्य सरकार होता है उसके अधीन भी शिक्षा विभाग के तहत कार्य किए जाते हैं कुछ सरकारी विद्यालय, लेकिन कुछ शहरों में नगर निगम शिक्षा का जो कार्य है वो संभालता है। ठीक है, स्कूलों की सुविधाएं देखने का कार्य करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी स्कूल नगर निगम के अधीन हो, कुछ स्कूलें होती हैं वो राज्य सरकार के अधीन होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कार्य किए जाते हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जैसे एक और विभाग होता है निर्माण विभाग। निर्माण विभाग के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि निर्माण और विभाग, यानी कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनको, जो भी निर्माण किया जा रहा है हमारे शहर में, उनकी जिम्मेदारी निभाना। जैसे पार्क बनाना या फिर स्ट्रीट लाइट यानी जो भी हमारी गलियों के अंदर जो लाइट व्यवस्था की जाती है वो लगाना, या फिर सड़कों का निर्माण करना, या फिर उनका मान लो पुल बनाना, कोई मॉल बनाना, या कोई पुल के अलावा कोई ऐसी जगह का निर्माण करना जैसे सब्जी मंडी की व्यवस्था करना। ऐसे जितने भी निर्माण कार्य होते हैं वो इस विभाग के तहत आते हैं। और जो भी ये भवन बनाए जाते हैं, ये स्थल बनाए जाते हैं, इनका रख रखाव करना भी इसी विभाग की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से बच्चों आप समझ गए होंगे कि नगर निगम कार्य करने के लिए समितियों का निर्माण भी करती है, साथ में कुछ विभागों के तहत भी कार्य किए जाते हैं। और इन कार्यों को जब बांट के किया जाता है, इनको अलग अलग विभागों में बांट के किया जाता है, तो ये जितने भी कार्य होंगे ये सुचारू रूप से होंगे, व्यवस्थित रूप से होंगे, सभी लोगों को इनकी सुविधा प्राप्त होगी और पूरे शहर का जो भी प्रशासन होगा वो बहुत अच्छे तरीके से चल पाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, ये निर्णय ले रहे हैं पार्षद, इनके लिए इन निर्णयों को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा जो कर्मचारी चयन किए जाते हैं, कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं या फिर प्रशासनिक कर्मचारी कहते हैं। तो ये लोग क्या कार्य करते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं कि जो भी आयुक्त होते हैं, जो भी अपने अपने विभाग से संबंधित होते हैं, उनको विभाग आयुक्त कहते हैं। जैसे सफाई विभाग से संबंधित सरकारी कर्मचारी को कहा जाएगा सफाई आयुक्त। ठीक है, इसी तरीके से शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उसको कहा जाएगा शिक्षा आयुक्त। तो ऐसे बहुत सारे आयुक्त चुने जाते हैं हर विभाग के। ये आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जबकि पार्षद क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। इनमें आपको ध्यान रखना है, कई बार कमिश्नर और पार्षद में अंतर पूछ लेते हैं कि पार्षद में और शहर के कमिश्नर में क्या अंतर होता है या किसी आयुक्त में क्या अंतर होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो पार्षद होते हैं उनको जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि जो भी आयुक्त होता है या कमिश्नर होता है वह जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता, बल्कि वह सरकार का स्थायी कर्मचारी होता है। उसे 5 वर्ष के बाद बदला नहीं जाएगा। बाकी नगर निगम के जो चयनित व्यक्ति होते हैं, जैसे वार्ड के पार्षद होते हैं या फिर मेयर होता है, उनको हर 5 साल में जनता बदल देती है। हर 5 साल में वोट होते हैं, मतदान होते हैं और उसके दौरान वो पूरी व्यवस्था बदलने में आ जाती है। लेकिन ये जो कमिश्नर होते हैं और जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये हटते नहीं है, बल्कि इनका स्थानांतरण हो जाता है, यानी एक जगह से इनको दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है। तो ये होता है, इनका कार्य क्या होता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। कमिश्नर या आयुक्त क्या कार्य करते हैं कि पार्षद या फिर पार्षद समितियों के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, किसी
बात को लेके जो भी निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को लागू करना किसका कार्य होता है? ये जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, इनका कार्य होता है। इसके लिए मान लो हम ये बात एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है या भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, तो हम हमारे वार्ड पार्षद के पास जाएंगे और वार्ड पार्षद उसका निर्णय लेगा कि भाई हमारे यहाँ पर ये जो हटवाड़ा लग रहा है, इससे ये गंदगी हो रही है, इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए और उसका निर्णय लिया जाएगा। व्यवस्था कैसे करनी चाहिए? मान लो इस गली को या इस मोहल्ले को पूरे को हटवाड़े के लिए चुन लिया जाए, यहाँ पर चारों तरफ बाउंड्री कर दी जाए, वहाँ पर लोग व्यवस्थित रूप से अपनी गाड़ी खड़ी करें, इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए। यहाँ पर हमारे एक तरफ दुकानें लगाई जाएंगी, यहाँ से लोग आसानी से निकल सकेंगे, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जाए, ऐसा मान लो किया जाता है। तो पार्षद ने निर्णय ले लिया अपने पूरे उसके लिए कि हमारे मोहल्ले के अंदर यहाँ पे हटवाड़े वाले दिन ये व्यवस्थाएं करनी है। अब उसकी एक फाइल बना दी जाती है, उस फाइल को अपने आयुक्त के पास भेज दिया जाता है। जो भी उस वार्ड के लिए आयुक्त बनाया गया है, जो कि सरकारी कर्मचारी है, उसके पास वो पूरी फाइल भेज दी जाती है। वह आयुक्त उस पूरी फाइल के जितने भी निर्णय लिए गए हैं उनके ऊपर उनको देखता है, हाँ ठीक है, और फिर उसके बाद में उन निर्णयों को लागू करने के लिए वो ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करता है, वो पार्किंग के लिए व्यवस्था करता है, वो अन्य पुलिस वालों को वहां पर लगा के पूरी व्यवस्थाओं को देखता है। तो इस तरीके से निर्णय लेने का कार्य पार्षदों का होता है और उन निर्णयों को लागू करने का कार्य इन प्रशासनिक अधिकारियों का होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे शहर के कमिश्नर होते हैं, वो पूरे शहर के लिए निर्णयों को लागू करते हैं। तो ये एक व्यवस्था हो गई बच्चों, जिसके अंतर्गत हम पार्षद या फिर मेयर वो उनका कार्य निर्णय लेने का और फिर लागू करने का कार्य सरकारी जो भी कर्मचारी हैं इनका। अब हम देखते हैं कि इन निर्णयों को क्रियान्वित कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सभी पार्षद मिलकर एक परिषद बनाते हैं। ठीक है, हर शहर की एक परिषद होती है, वह परिषद इन सब निर्णयों के लिए जिम्मेदार होती है। उस परिषद के अंदर सभी पार्षद होते हैं, यानी परिषद के सदस्य कौन होंगे? जितने भी वार्ड के पार्षद हैं वो सभी उस परिषद के सदस्य होंगे। सभी वार्ड पार्षद अपनी अपनी विशिष्ट जरूरतें परिषद को बताते हैं। मान लो ये पूछा जाता है, परिषद का जो मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है बच्चों, वो मेयर होता है, जिसे हम नगर निगम का अध्यक्ष कहते हैं, चेयरमैन कह सकते हैं, महापौर कह सकते हैं। तो उनके द्वारा जब भी ये बैठकें की जाती हैं तो उसमें हर वार्ड के पार्षद अपने अपने वार्ड की समस्या बताता है। मान लो किसी वार्ड के अंदर नालियाँ रुकी हुई हैं तो वो अपनी समस्या बताएंगे, किसी वार्ड के अंदर जो गली की लाइट है वो खराब हो रखी है तो वो अपनी समस्या बताएंगे। मान लो किसी वार्ड में बहुत ज़्यादा आवारा पशु घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा गायें हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो अपनी समस्या बताएंगे। या किसी वार्ड के अंदर मान लो बहुत ज़्यादा पेड़ हैं तो पेड़ों के कारण वहाँ की जो ये बिजली की लाइनें होती हैं वो टूट जाती हैं, तो वो अपनी समस्या बताएंगे। तो इसके लिए बच्चों ये जो परिषद होगी सभी वार्ड पार्षदों की समस्याएं सुनती हैं, फिर उनके ऊपर निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय कैसे लिए जाते हैं कि भाई जो भी ये पेड़ हैं उनकी जो टहनियाँ हैं उनको कटवाया जाए, आवारा पशुओं को वहाँ से उठाकर शहर के बाहर छोड़ा जाए, नालियों की सफाई की जाए, ऐसी सारी व्यवस्थाओं के निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय लेने के बाद में फिर कमिश्नर के या आयुक्त के पास में वो चीज़ें जाती हैं और वो उनका फिर लागू करते हैं। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज़ होती है कि जब भी ऐसे कार्य किए जाते हैं उनमें पैसा तो लगता ही है। गाड़ियाँ बनाएंगी, गाड़ियाँ सफाई के लिए कार्य करेंगे, नाली साफ करने के लिए मजदूर लगेंगे, तो उनको पैसा देने के लिए इनके पास में पूरी व्यवस्था होनी चाहिए कि भैया कितना पैसा लगेगा। इसके लिए ये जो परिषद होती है बच्चों ये बजट बनाती हैं। हम बार बार में बजट की बात करते हैं तो बजट को आपको समझ लेना है कि बजट होता क्या है। वो आय और व्यय का ब्यौरा होता है। आय यानी हमें पैसे कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं उसे आय कहते हैं, और व्यय मतलब हमें पैसे लगाने कहाँ हैं उसको व्यय कहते हैं। तो जब आय और व्यय का ब्यौरा होता है वो होता है बजट, और ये जो परिषदें होती हैं ये नगर निगम के लिए बजट बनाती हैं, और उस बजट में पूरे साल भर का जो भी कार्य किया जाएगा उसका जिक्र होता है कि हमें मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य करने हैं और इन कार्यों पे कितना पैसा लगेगा, ये बजट में निर्धारित हो जाता है। हर वार्ड के लिए पैसे का निर्धारण होता है, कौन से वार्ड में कौन सा कार्य करवाना है उसके लिए कितना पैसा लगेगा, ये सब परिषद पहले ही जब उनका बैठक होती है, जब उनका बजट बनता है तब निर्धारित कर
लेती हैं और फिर इसके आधार पर पूरे वार्डों के लिए और पूरे शहर के लिए कार्य किया जाता है। और ये कार्य करता कौन है, लागू कौन करता है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा हमारे जो भी शहर होगा, जिस भी शहर में नगर निगम कार्य कर रही है या नगर पालिका कार्य कर रही है, उसका पूरा कार्यों का क्रियान्वयन होता है। मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये सब। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने बात की बजट बनाया जाता है और बजट के अंदर हमने ये तो देख लिया कि पैसा हर कार्य में खर्च किया जाता है, लेकिन बच्चों इसके लिए ये भी तो पता होना चाहिए कि नगर निगम के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, यानी कि पैसे आने का स्रोत भी तो पता होना चाहिए कि नगर निगम कहाँ से पैसा उसको प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए बच्चों नगर निगम के जो भी लोग होते हैं वो अलग अलग कर देते हैं। कर यानी टैक्स, जो भी कार्य किया जाता है उसके एवज में सरकार को पैसा दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर कहते हैं। मान लो आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर बाजारों में दुकानें लगी होती हैं, तो जो भी दुकानदार होंगे उसको वह दुकान वहां पर लगानी है, तो उसके लिए उसको साल भर का कर देना पड़ेगा। किसको? सरकार को। दुकान के खोलने के, उसको दुकान चलाने के एवज में सरकार को पैसा देना होगा। इसी तरीके से मान लो जितने भी लोग हैं जो गाड़ियां चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो उनको रोड टैक्स देना पड़ता है, यानी कि वो चाहे गाड़ी चलाएं या नहीं चलाएं, लेकिन अगर उनकी गाड़ी है तो रोड टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। ये बहुत सारे कर होते हैं हमारे पूरे शहर में जो लगाए जाते हैं नगर निगम के द्वारा। और वो कौन कौन से होते हैं एक बार हम देख लेते हैं कि इन सभी कार्यों के लिए जो पैसा मिलता है वो विभिन्न प्रकार के करों से या टैक्स से मिलता है। कर क्या होता है, एक बार आप इसका अर्थ जान लीजिए, इसकी परिभाषा जान लीजिए कि कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। यानी सरकार हमें जो सुविधा देती है उस सुविधा के एवज में हम सरकार को पैसा देते हैं, उसे कहते हैं कर। इसके लिए जैसे जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, और साथ साथ पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। यानी कि जो भी आपके पास में संपत्ति है उसका आय कर देना होता है, संपत्ति कर देना होता है, रोड टैक्स देना होता है। इसी तरीके से बाजारों में दुकानें हैं तो उसका आपको टैक्स देना होता है। ये सारे कर निर्धारित करती है कौन? नगर निगम। तो इनसे उनको पैसा मिलता है। मुख्य रूप से नगर निगम को 3 चीजों से आमदनी होती है। 3 चीजों से किस किस से? एक हमने बात कर ली कर की, यानी कि जितने भी कर लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं, उनसे पैसा मिलता है। दूसरी बात ये भी होती है बच्चों कि नगर निगम के विकास के लिए, यानी पूरे शहर के विकास के लिए सरकार भी पैसा देती है। यानी राज्य सरकार, केंद्र सरकार कुछ योजनाएं चलाती है जिसके तहत शहरों का विकास किया जाता है, तो वो भी सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है जिसे हम कहते हैं अनुदान। क्या कहते हैं? अनुदान। तो अनुदान से जो राशि प्राप्त होती है उससे भी नगर निगम को पैसा आमदनी हो रही है। और तीसरा होता है जनता के द्वारा दान दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ भामाशाह होते हैं, कुछ बड़े लोग होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के कार्य करवाने के लिए पैसा दान कर देते हैं, तो वह दान की राशि से भी नगर निगम को आमदनी होती है। तो मुख्य रूप से 3 ऐसी चीजें हो गई जिनसे नगर निगम के पास में आय होती है। तो वो हो गई, एक तो कर, दूसरा होगा अनुदान जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, और तीसरा हो गया दान जो कि भामाशाह के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से नगर निगम को आय होती है और फिर ये जो भी पैसा प्राप्त होता है इसको अलग अलग कार्यों में लगाया जाता है। जितना बड़ा घर उतनी ज्यादा कर होता है। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति से केवल 25 से 30% ही पैसा आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना होता है। ये देखो कितनी महत्वपूर्ण बात की गई है कि जो भी हम टिकट लेते हैं, जैसे हम कहीं पर घूमने जाते हैं या सिनेमा देखने जाते हैं, तो उस टिकट में जितना हम पैसा देते हैं उसका कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार के पास जाता है। तो जितनी भी टिकटें कटती हैं हमारे शहर के अंतर्गत, चाहे वो मॉल में जाने के लिए हों, चाहे वो किसी पार्क में जाने के लिए हों या चिड़ियाघर देखने के लिए हों, तो उनके ऊपर भी कर लगा होता है और उससे भी सरकार को पैसा प्राप्त होता है। इसी तरीके से अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर से अधिक देता है, यानी कि ये सब कर हमारे नगर निगम को प्रदान किए जाते हैं जिससे नगर निगम को आय होती है। तो इस प्रकार से ये आय होती है बच्चों। और हमने ये जो पूरे इस
भाग के तहत ये जाना कि जो नगर निगम है उसका ढांचा कैसे होता है, यानी कि कौन कौन लोग होते हैं, जिसके अंदर हमने हर वार्ड के बारे में बात की। वार्ड का एक एक पार्षद होता है और वार्ड पार्षद फिर मिलके अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसको हम मेयर कहते हैं, महापौर कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं। और फिर ये लोग कार्य करने के लिए कुछ समितियों का निर्माण करते हैं, कुछ विभागों का निर्माण करते हैं और फिर सभी पार्षद मिलके पूरे शहर के लिए निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों को लागू करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिन्हें हम कमिश्नर कहते हैं या फिर आयुक्त कहते हैं। वो लोग इन निर्णयों को लागू करते हैं। ये हमने गठन पढ़ा। साथ में हमने ये जाना कि नगर निगम जो कार्य करते हैं उसके लिए इनको आय प्राप्त कहाँ से होती है, जिसमें हमने देखा कि कर के द्वारा, अनुदान के द्वारा और भामाशाहों के द्वारा जो दान किया जाता है उनसे नगर निगम को आय होती है। तो ये भाग हमारा यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। अगले भाग के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो नगर निगम के विरोध में लोग करते हैं, आंदोलन करते हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ये हम इससे अगले भाग में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।